हेलो एवरीवन। हेलो डियर लर्नर्स। मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमने प्रोजेक्ट फाइल कब सबमिट करनी है, मैम हमने असाइनमेंट कब सबमिट करनी है। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने का है, आप इग्नो की साइट जो है वो रेगुलरली चेक करते रहिए। उस पर ही आपको अपडेट मिलेगी कि प्रोजेक्ट वर्क आपको कब तक सबमिट करना है, या आप अपने स्टडी सेंटर के साथ कांटेक्ट में रहिए, उनसे पूछते रहिए कि कब आपको प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना है। जहाँ तक असाइनमेंट्स की बात है कि आपको असाइनमेंट्स कब सबमिट करनी है, आपके पास जो असाइनमेंट आती हैं, मतलब जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो उसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर राइट साइड पे लिखा होता है कि आपने असाइनमेंट जो है वो कब सबमिट करनी है। जो आपकी जो जनवरी 2025 के स्टूडेंट्स हैं, उनकी लास्ट डेट थी सबमिशन की 30 दिसंबर 2025। पर अगर वो उस टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए हैं अपनी असाइनमेंट्स को, तो अब जो डेट आई है वो है 30 मार्च 2026। ये डेट आपकी जो असाइनमेंट्स आती हैं ना, उनके ऊपर लिखी होती है। पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पक्का नहीं है कि 30 मार्च 2026 तक ही आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करनी है। हो सकता है कि डेट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, पर मेन बात यह है कि आपको ये डेट इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि आप अपनी असाइनमेंट्स जो हैं 30 मार्च 2026 से पहले आप तैयार रखिएगा, है ना। आपको 30 मार्च तक सबमिट करनी है। मे बी आप कोरियर करते हैं, है ना, या बाय हैंड दे के आते हैं, और वेदर भी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सा आप प्रेपरेशन जो है वो जल्दी करके रखिए। जनवरी वालों ने सितंबर में सबमिट करनी थी 2025। अब जो जुलाई 2025 बैच की हैं उनको मार्च 26 तक सबमिट करनी है। पर आप अपनी पहले ही रेडी रखिएगा। अब हम अपना इसका प्रोजेक्ट वर्क का देख लेते हैं। जैसे कि हमने फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, है ना, ऐसे कई एक्टिविटीज़ को हमने डिस्कस किया है। मैं आपको एक फ़ेज़ 2 की और एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि हम सरफेस और टेक्सचर की एक एक्सरसाइज है ना। इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सरफेस और टेक्सचर में। देखिए, जो सरफेस है वो सतह होती है, और टेक्सचर क्या है, एक बनावट होती है, ठीक है। और दोनों से जुड़ी एक्टिविटी जो होती है वो बच्चों की इंद्रियां यानी कि सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बच्चे कैसे देखते हैं, बच्चे छू कर, मतलब टच करके चीज़ों को के बीच में अंतर समझना सीखते हैं,
है ना। तो हम एक्टिविटी को अगर सरफेस और टेक्सचर का नाम नहीं देना चाहते तो हम इसको छू के टच फील करते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि छुओ और पहचानो, है ना, टच करो और फील करो। इसका लक्ष्य क्या है कि बच्चों को अलग अलग टेक्सचर्स जैसे कि खुरदरा, रफ, मुलायम, सॉफ्ट, चिकना, स्मूथ और सख्त, हार्ड के बीच अंतर समझना। ठीक है। फिर बच्चों की टेक्टाइल परसेप्शन यानी कि स्पर्श की समझ को बढ़ाना। नए शब्द सिखाना जैसे कि खुरदरा, मुलायम और चिकना, सख्त। इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी, मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होगा। एक बड़ा कार्डबोर्ड या टेक्सचर बोर्ड, मुलायम रुई, कॉटन या वेलवेट का कपड़ा। खुरदरे के लिए हमें सैंड पेपर या फिर रेगमार या फिर नारियल के छिलके। चिकने के लिए हमें स्टील की थाली या पॉलीथीन शीट चाहिए होगी। सख्त के लिए हमें पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा चाहिए होगा। चिपकला के लिए हमें डबल साइडेड टेप या ग्लू चाहिए होगी। एक पुरानी आंख पर बांधने वाली पट्टी यानी कि ब्लाइंड फोल्ड एक चाहिए होगा। उसके बाद हम एक्टिविटी प्लान को कैसे लिखना है डिटेल में उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हमारी आ जाएगी इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। इसमें एक्टिविटी नंबर जो भी आपके सीक्वेंस में हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। थीम, ड्यूरेशन और वेन्यू कि कक्षा के एक कोने को साफ फर्श, एक कोना या साफ फर्श जहां बच्चे आराम से बैठ सकें। एक्टिविटी की प्लानिंग। सबसे पहले बच्चों को एक सर्कल में बिठाएंगे, उनसे कहेंगे, बच्चे अपने गालों को आप उन बच्चों को अपने गालों को हाथ लगाने के लिए कहेंगे। फिर उनसे पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि अब आप फर्श को हाथ लगाओगे, इससे उनका टच की तरफ ध्यान जाएगा। फिर एक एक करके आप बच्चों को बोलोगे कि आप मटेरियल निकालोगे। हर मटेरियल को पहले मैं खुद छूऊंगा और फिर बच्चों के पास लेके जाऊंगा। फिर मैं बच्चों को बोलूँगा कि ये देखो रुई, ये कितनी मुलायम है, जैसे कि बादल। हर टेक्सचर के लिए एक कंपैरिजन दूंगा। फिर मैं एक मिस्ट्री बॉक्स, है ना, का प्रयोग करूँगा। बच्चों को बिना अंदर देखे हाथ डालने को कहूँगा। फिर सभी बच्चों को धन्यवाद कहेंगे और उनसे पूछेंगे कि सबसे अच्छा क्या लगा आपको छूने में। इसके बाद हमारी आती है एक्टिविटी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट्स ज़रूर लिखें ताकि एग्ज़ामिनर को अपने ध्यान से काम किया है ये आपको पता लग जाए, है ना, कि आपने बहुत ध्यान से काम किया है ये एग्ज़ामिनर को पता लग जाए। जैसे कि सबसे पहले बच्चों की रिएक्शन। बच्चे मिस्ट्री बॉक्स को लेकर बहुत क्यूरियस थे। जब उन्होंने बिना देखे सही जवाब दिया तो उनका आत्मनिर्भर बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। ठीक है। फिर आप अपना रोल भी ज़रूर लिखिएगा। मैंने हर बच्चे को छूने का मौका दिया, मैंने उन्हें जल्दबाजी नहीं करने दी और नए शब्द बोलने में उनकी मदद की। ठीक है। सुधार की गुंजाइश। मैंने महसूस किया कि 3 साल के बच्चे के लिए खुरदरा शब्द थोड़ा मुश्किल है। अगली बार मैं इसके लिए और सरल शब्द या ज़्यादा एग्जाम्पल्स का उपयोग
करूँगी। ठीक है, ये मैंने ये बताया कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बार इसका डिटेल्ड वर्जन जो है वो भी देख लेते हैं। मैं आपको प्लानिंग को भी एक बार डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, प्रस्तावना। उसमें हम लिखेंगे, मैं बच्चों से उनके हाथ दिखाने को कहूँगी। मैं एक छोटी सी कविता गाऊंगी। मेरे दो छोटे हाथ करते हैं बहुत सारे काम, छूकर बताते हैं क्या है इनका नाम, है ना। फिर मेन एक्टिविटी आ जाएगी, मुख्य गतिविधि। उसमें हम डिफरेंट हेडिंग्स भी बना सकते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन। मैं टेक्सचर बोर्ड दिखाऊंगी। पहले मैं रुई पर हाथ फेरूंगी और बुरा सा मुंह बनाकर खुरदरे का और हंसकर मुलायम का एक्सप्रेशन दूंगी। मैं हर बच्चे के पास जाऊंगी और उन्हें बारी बारी से हर टेक्सचर को छूने को कहूंगी। फिर एक मिस्ट्री बॉक्स गेम बनाएंगे। मैं एक डब्बे में ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। एक बच्चा हाथ डालेगा और बिना देखे बताएगा कि ये मुलायम लग रहा है। फिर वो निकाल कर देखेगा कि क्या वो रुई है। फिर कंक्लूजन आएगा। मैं बच्चों से उनके आसपास की चीज़ों को छुआने को कहूँगी, जैसे उनकी शर्ट, उनका बैग या दीवार। उनसे उनका पसंदीदा टेक्सचर पूछूंगी। संभावित सवाल प्लानिंग में या पहले से लिखें। बच्चों, क्या रुई आपके गालों जैसी मुलायम है? क्या ये पत्थर आपके खिलौने जैसा सख्त है? फिर आप इवैल्यूएशन प्लान में लिख सकते हैं, क्या बच्चे, मैंने ये तय किया है कि मैं देखूंगी कि क्या बच्चे खुरदरा और मुलायम के बीच में अंतर कर पा रहे हैं। क्या वो नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? क्या वो एक्टिविटी में उत्साह दिखा रहे हैं? है ना। एक्टिविटी रिपोर्ट हमारी क्या थी? सतह और बनावट की पहचान। एक्टिविटी प्लान को एक बार हम फिर से डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि शायद जैसे मेरी वॉल्यूम आप लोगों तक पहुंची नहीं है। प्रस्तावना, उसमें हम लिखेंगे, मैं बच्चों से उनके हाथ देखने को कहूँगी, दिखाने को कहूँगी। मैं एक छोटी सी कविता गाऊंगी। मेरे दो छोटे हाथ करते हैं बहुत सारे काम, छूकर बताते हैं क्या है इनका नाम। फिर हम मेन एक्टिविटी यानी कि मुख्य गतिविधि को करेंगे, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे। मैं टेक्सचर बोर्ड दिखाऊंगी। पहले मैं रुई पर हाथ फेरूंगी और बुरा सा मुंह बनाकर खुरदरे का और हंसकर मुलायम का एक्सप्रेशन दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी एक्सप्लोरेशन। मैं हर बच्चे के पास जाऊंगी और उन्हें बारी बारी से हर टेक्सचर को छुआने को कहूँगी। फिर हम मिस्ट्री बॉक्स गेम रखेंगे एक। मैं एक डब्बे में ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। एक बच्चा हाथ डालेगा और बिना देखे बताएगा कि ये मुलायम लग रहा है। फिर वो निकाल कर देखेगा कि क्या वो रुई है। इसके बाद हमारा कंक्लूजन यानी कि संपन्न एक्टिविटी का लिखना चाहिए हमें प्लानिंग में ही, कि मैं बच्चों से उनके आसपास की चीज़ों को छुआने को कहूँगी, जैसे उनकी शर्ट, उनका बैग या दीवार। उनसे उनका पसंदीदा टेक्सचर पूछूंगी। इसके बाद है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लानिंग में ये पहले से ही हम लिख सकते हैं कि बच्चों, क्या रुई आपके गालों जैसी मुलायम है? क्या ये पत्थर आपके खिलौने जैसा सख्त है? कि मैं ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछूंगी। उसके बाद है हमारा इवैल्यूएशन प्लान यानी कि मूल्यांकन। मैंने ये तय किया है कि मैं देखूंगी कि क्या बच्चे खुरदुरा और मुलायम के बीच अंतर कर पा रहे हैं।
क्या वो नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? क्या वो एक्टिविटी में उत्साह दिखा रहे हैं? उसके बाद हम एक्टिविटी रिपोर्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि सतह और बनावट की पहचान। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, मैंने सुबह, जितने बजे भी आपकी एक्टिविटी होगी, जैसे मान लीजिए 10:30 है, मैंने सुबह 10:30 बजे बच्चों को कक्षा के एक शांत कोने में दरी पर बिठाकर एक्टिविटी शुरू की। मैंने बच्चों को एक सेमी सर्कल में बिठाया ताकि मैं हर बच्चे तक पहुंच सकूं और वो मेरे हाथ में ली हुई सामग्री को साफ देख सकें। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि का विवरण। सबसे पहले हम लिखेंगे, मैंने बच्चों से उनके हाथों के बारे में बात की और उनसे पूछा, क्या आपको पता है हमारे हाथ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं? इससे बच्चे क्यूरियस हो गए। मैंने अपना बनाया हुआ टेक्सचर बोर्ड बच्चों के सामने रखा। मैंने पहले खुद रुई को छुआ और कहा, वाओ, ये कितना मुलायम है। फिर मैंने सैंड पेपर को छुआ और थोड़ा अजीब मुंह बनाकर कहा, उफ, ये कितना खुरदरा है। मैंने हर बच्चे को बारी बारी बुलाया। रोहन ने जब रेगमार को छुआ तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जो दिखाता है कि उसने रफ टेक्सचर को महसूस किया। फिर मैंने मिस्ट्री बॉक्स गेम खिलाया, जिसमें बच्चों ने बिना देखे टेक्सचर को पहचाना। फिर आप लिख सकते हैं कि बच्चों की भागीदारी और प्रतिक्रिया क्या थी। कक्षा के 10 मिनट से 8 बच्चों ने 10 में से 8 बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया। देखो, इसमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि उस टाइम कक्षा में सिर्फ 10 बच्चे ही मौजूद थे, है ना। 2 बच्चे शुरुआत में थोड़े शर्मीले थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरे बच्चे को मज़े करते देखा तो वो भी आगे आए। बच्चे मुलायम और खुरदरा जैसे नए शब्द बोलने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्चे ने तो अपनी स्वेटर को छूकर कहा, टीचर, मेरी स्वेटर भी रुई जैसी मुलायम है। लर्निंग आउटकम क्या आए इसमें, जैसे कि सेंसरी डेवलपमेंट, बच्चे स्पर्श के माध्यम से अंतर समझ पा रहे थे। वोकैबुलरी इंप्रूव हुई। बच्चों ने 4 नए शब्द सीखे, मुलायम, खुरदुरा, चिकना और सख्त। कॉग्निटिव, उन्होंने चीज़ों को उनके टेक्सचर के आधार पर वर्गीकृत करना सीखा। फिर क्या क्या चैलेंजेस और सॉल्यूशंस आए, चुनौती क्या क्या आई। एक्टिविटी के बीच में बच्चे थोड़ा रेस्टलेस हो रहे थे और सब एक साथ बोर्ड को छूना चाहते थे। फिर आपने समाधान इसका क्या किया, मैंने तुरंत एक छोटा सा गाना शुरू किया और उन्हें बारी बारी आने के बारे में समझाया, इससे डिसिप्लिन बना रहा। ठीक है जी। फिर इसके बाद आएगा सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी कि कैसे आपने की। ठीक है, सफलता क्या मिली, एक्टिविटी मेरे प्लान के मुताबिक रही। मिस्ट्री बॉक्स वाला आइडिया बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। सुधार क्या किया आपने, अगली बार मैं इस एक्टिविटी में स्टिकी यानी कि चिपकला टेक्सचर के लिए भी टेप या ग्लू का प्रयोग भी करूंगी, क्योंकि बच्चे उससे भी ज़्यादा हैरान होते अगर मैं उसका प्रयोग करती। अब कंक्लूजन इसका क्या निकला है कि ये एक्टिविटी बच्चों की सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रभावी रही और मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का नया अनुभव मिला। इसके बाद है हमारे पास टिप फॉर यूर प्रोजेक्ट फाइल। क्या है कि रिपोर्ट लिखते वक्त अगर आप वहाँ की फ़ोटोज़, मतलब बच्चों को एक्टिविटी कराते हुए लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे।
ध्यान रखें कि फ़ोटो में बच्चों के चेहरे पर खुशी और लर्निंग दिख रही हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं उनका फेस आपको दिखाना चाहिए। जो इग्नू की गाइडलाइंस हैं उसमें आपका फेस दिखना चाहिए। बच्चों का आप हेड भी दिखा सकती हैं, जैसे बच्चे नीचे झुक के काम कर रहे हैं। मैं आपको फेस 1 का भी एक बार बता देती हूँ, है ना। फेस 1 में ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन लिखते हुए ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो आपने देखा उसे बिना किसी बदलाव के लिखना, ठीक है। क्या कक्षा साफ थी? क्या बच्चों के बैठने का इंतज़ाम उनके हिसाब से था? दीवारों पर बने चित्र चार्ट कैसे थे? इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट वहाँ पर कैसा था। दूसरा पॉइंट, आप टीचर का व्यवहार के बारे में लिख सकते हैं कि टीचर बच्चों से कैसे बात कर रही थी, क्या वो गुस्सा कर रही थी या प्यार से समझा रही थी। तीसरा, आप किस बात का ध्यान रख सकते हैं इसको लिखने में? बच्चों की गतिविधियाँ। बच्चे क्या कर रहे थे? क्या वो खेल रहे थे, कहानी सुन रहे थे या सिर्फ बैठे थे, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूट्रलिटी रखनी है कि लिखिए इसमें टीचर ने बच्चों को कहानी सुनाई, ना कि टीचर ने बहुत सुंदर कहानी सुनाई। सिर्फ वही लिखे जो हुआ है क्लास में, अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब एनालिसिस यानी कि विश्लेषण आप कैसे कर सकते हैं। एनालिसिस में आपको वजह बतानी होती है कि जो आपने देखा वो क्यों अच्छा या बुरा था। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि अगर टीचर ने बच्चों को ब्लॉक से खेलने दिया तो एनालिसिस में लिखने की इससे बच्चों का फाइन मोटर स्किल का विकास हो रहा है। और आप क्या लिख सकते हैं कि क्या टीचर का तरीका बच्चों को समझ आ रहा था? अगर बच्चे शोर कर रहे थे तो क्या टीचर ने उनका ध्यान भटकाने के लिए किसी नए खेल का सहारा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद है कि टीचर ने जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल किए क्या वो बच्चों की उम्र के हिसाब से सही थे या नहीं। फिर आप कंक्लूजन को लिखते वक्त ध्यान रखिए निष्कर्ष को। निष्कर्ष जो है वो आपका अपना नज़रिया होता है कि आपने उस दिन से क्या सीखा, ठीक है। जैसे कि क्या सीखे में आप लिख सकते हैं कि आज मैंने सीखा कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए चिल्लाने की बजाय उन्हें किसी एक्टिविटी में बिजी रखना ज़्यादा असरदार होता है, ठीक है। आप अब सुधार का सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको लगा कि कुछ बेहतर हो सकता था तो उसे नम्रता से लिखें। जैसे अगर टीचर कहानी के साथ पपेट्स का इस्तेमाल करती तो बच्चे और ज़्यादा दिलचस्पी लेते, ठीक है। अब ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है? दिन के अंत में बच्चों के चेहरे पर क्या भाव थे, क्या वो स्कूल से खुश होकर गए, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। चलिए मैं यहाँ पर आपको फेस 1 की भी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फेस 1 में क्या होता है कि आपको एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनना होता है। हमने 9 से 12 बजे तक का स्कूल लिया है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे 9 से 9:30 स्वागत और प्रार्थना। स्कूल के गेट पर टीचर ने मुस्कुराते हुए बच्चों का स्वागत किया।
बच्चे लाइन में खड़े होकर प्रार्थना सभा में गए। प्रार्थना के बाद टीचर ने हल्की एक्सरसाइज करवाई और बच्चों से उनका हालचाल पूछा। ठीक है, फिर आप नीचे प्रार्थना लिख सकते हैं कि कौन सी प्रार्थना करवाई। मैं आपको एक बार थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है, फिर उसमें एनालिसिस में हम इसके यानी कि विश्लेषण में हम इसके लिखेंगे कि ये बच्चों में अनुशासन और स्कूल के प्रति एक पॉजिटिव अटैचमेंट पैदा करता है। दिन की शुरुआत वार्म अप से करने से बच्चे दिन भर एक्टिव रहते हैं। उसके बाद 9:30 से 10:15, ये बहुत ही शॉर्ट प्लान है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको डिटेल में लिखना है प्रॉपर। 9:30 से लेके 10:15 तक सर्कल टाइम यानी कि भाषा का विकास करवाया गया। टीचर ने बच्चों को सर्कल में बिठाकर मेरा परिवार पर बात की। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में कौन कौन है। इसके एनालिसिस में आप लिख सकते हैं कि टीचर ने इंटरैक्टिव मेथड का उपयोग किया। इससे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और उनका स्टेज फियर का डर भी मतलब स्टेज का डर भी ख़त्म होता है। फिर 10:15 से लेके 10:45 तक टिफ़िन ब्रेक हो गई, नाश्ता। टीचर ने बच्चों को साबुन से हाथ धोना सिखाया। सभी बच्चों ने मिलकर बैठकर अपना टिफ़िन खाया। फिर एनालिसिस में हम लिखेंगे, टीचर ने हेल्दी हैबिट्स और टेबल मैनर्स पर जोर दिया। इससे बच्चों में सोशल स्किल्स मतलब साथ मिलकर खाना और स्वच्छता यानी कि हाइजीन की आदत पड़ती है। इसके बाद हमारा आता है 10:45 टू 11:30 यानी कि प्ले टाइम, खेल और सामग्री। इसमें आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं, टीचर ने बच्चों को बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए। बच्चे उन्हें एक के ऊपर एक रख कर टावर बना रहे थे। फिर एनालिसिस में आप लिख सकते हैं कि बच्चे ब्लॉक्स की मदद से नई शेप्स बना रहे थे। इससे बच्चों का फाइन मोटर स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि सोचने की क्षमता का विकास होता है। 11:30 से लेके 12 बजे तक कहानी और विदाई। टीचर ने हाव भाव के साथ प्यासा कौआ की कहानी सुनाई और बच्चों को लाइन बनाकर गेट तक छोड़ा। एनालिसिस में आप लिख सकते हैं, टीचर ने स्टोरी टेलिंग को दिलचस्प बनाने के लिए गेस्चर्स का यूज़ किया। कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन और धैर्य पेशेंस बढ़ता रहा। एनालिसिस में जैसे आप क्या क्या लिख सकते हैं, एनालिसिस लिखते वक्त आपको थोड़े से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। जैसे कि टीचर का व्यवहार कैसा रहा बच्चों के साथ, सपोर्टिव था या पेशेंस था, है ना। और थ्योरी का लिंक कि हर एक्टिविटी को विकास के साथ ज़रूर जोड़ें कि किस तरह का विकास बच्चों में हुआ। जैसे टिफ़िन ब्रेक को आप सेल्फ हेल्प स्किल से और ब्लॉक्स को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर इंडिविजुअल अटेंशन के बारे में भी आपको ज़रूर लिखना है। इसमें लिखें कि टीचर ने कैसे कमज़ोर या रोने वाले बच्चों पर अलग से ध्यान दिया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे 9 से 9:30 था हमारा ऑब्जर्वेशन में क्या था, स्वागत और प्रार्थना थी हमारी एक्टिविटी। इसमें हम ऑब्जर्वेशन में क्या लिख सकते हैं, टीचर ने हर बच्चे के स्टार मतलब कि आई लेवल पर झुककर उनका स्वागत किया। प्रार्थना सभा में बच्चों ने हम होंगे कामयाब गीत गाया। मैंने देखा कि 2 बच्चे शुरुआत में रो रहे थे। टीचर ने उन्हें प्यार से गोद में लिया और उन्हें एक चमकीली बॉल
टॉय दिखाकर चुप करवाया। ठीक है जी। अब इसका एनालिसिस हम क्या लिखेंगे कि यहाँ टीचर जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का उपयोग कर रहा है। बच्चे को आई लेवल पर मिलना उसमें सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा की भावना जगाता है। इससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास शुरू होता है। नेक्स्ट था अपना, मान लीजिए सर्कल टाइम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा शरीर 9:30 से लेके 10:15 बजे तक। ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे कि टीचर ने बच्चों को गोल घेरे में बिठाया। उन्होंने हेड, शोल्डर्स, नीज, टोज कविता गाई। उन्होंने बच्चों से पूछा, हमारी कितनी आँखें हैं? बच्चों ने चिल्लाकर जवाब दिया, 2। आप इसको और भी डिटेल में लिखिएगा, है ना, वो बेटर रहेगा। कि टीचर ने सभी बच्चों को घेरे में बिठाया और उनका ध्यान खींचने के लिए एक राइम गाई। मेरी 2 आँखें हैं जिनसे मैं देखता हूँ। टीचर ने अपनी आँखों की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे टीचर की नकल कर रहे थे। एक बच्चा जिसका नाम आर्यन था, वो थोड़ा उलझन में था, तो टीचर ने उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़कर उसके नोज़ को छूने में मदद की। सामग्री का प्रयोग कैसे किया? टीचर ने एक बड़ा ह्यूमन बॉडी चार्ट दीवार पर लगाया था जिसमें शरीर के अंगों के चित्र बने थे। उन्होंने एक एक बच्चे को बुलाकर पूछा, चार्ट में हाथ कहाँ है? अब अंत कैसे हुआ गतिविधि का? कि सभी बच्चों ने एक साथ खड़े होकर हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज पर डांस किया और अपने शरीर के अंगों को छूते हुए उछल कूद की। अब इसके एनालिसिस में आप क्या लिख सकते हैं? जब टीचर ने चार्ट का इस्तेमाल किया तो बच्चे असली शरीर और चार्ट पर बना चित्र के बीच में संबंध जोड़ना सीख रहे थे। इससे उनकी पहचानने की क्षमता बढ़ रही थी। इससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हुआ। वो कैसे? बच्चे नए शब्द सीख रहे थे जैसे कंधे, घुटने, अंगूठा। जब वो रिपीट कर रहे थे तो उनका उच्चारण बेहतर हो रहा था। फिर फिजिकल डेवलपमेंट हुई। वो कैसे? हेड शोल्डर्स राइम के वक्त बच्चा का ग्रोस मोटर स्किल एक्टिवेट हो रहा था। उन्हें अपने शरीर पर कंट्रोल करना और बैलेंस बनाना आ रहा था। ठीक है। फिर आप सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी हुई इसमें। टीचर का आर्यन की मदद करना ये दर्शाता है कि बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है ताकि वो पीछे ना छूटें। इससे बच्चे में विश्वास पैदा होता है। अब जैसे फिर 10:15 से लेके 10:45 तक हम टिफ़िन और स्वच्छता की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हैं कि टीचर ने बच्चों को लाइन में खड़ा किया। सभी ने रब डब डब गाते हुए हाथ धोए। टिफ़िन का वक्त टीचर ने बच्चों को बताया कि खाना गिराना नहीं चाहिए। एनालिसिस में आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ सोशल इंटरेक्शन और सेल्फ हेल्प स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी। साथ में खाना खाने से बच्चों में शेयरिंग की आदत आती है और वो सामाजिक बनना सीखते हैं। 4th हमारी एक्टिविटी जो हमने इंक्लूड की थी क्ले मॉडलिंग, स्ट्रक्चर्ड प्ले था 10:45 से लेके 11:30 का। ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हैं कि टीचर ने बच्चों को रंग बिरंगी क्ले दी। बच्चे उससे सांप या गोली बना रहे थे। एक बच्चा क्ले को सिर्फ दबा रहा था। इसकी एक डिटेल्ड भी मैं प्रिस्क्रिप्शन आपको बताती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं, टीचर ने हर टेबल पर 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बनाया और उन्हें
अलग अलग रंगों की नॉन टॉक्सिक क्ले दी। टीचर ने शुरुआत में एक गोल बॉल और एक लंबा स्नेक बनाकर दिखाया। बच्चों की बातचीत अगर कोई आप लिख सकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। सबसे पहले सान्या ने कहा, टीचर देखो मैं रेड कलर का एप्पल बनाया है। राहुल ने कहा, नहीं ये तो बॉल लग रही है। मेरा देखो मैंने बहुत बड़ा पहाड़ बनाया है। राहुल क्ले का ढेर बना रहा था। टीचर ने कहा, वाह राहुल, इस पहाड़ पर कौन रहेगा? राहुल ने कहा, इस पे मेरा लॉयन रहेगा। ठीक है, ये बातचीत आप ऐसे थोड़ी बहुत इसमें लिख सकते हैं। फिर एक्टिविटी का माहौल कैसा रहा उसके बारे में ज़रूर आपको लिखना चाहिए। मैंने देखा कि बच्चे एक दूसरे से क्ले मांग रहे थे, जैसे कि मुझे थोड़ा ब्लू दे दो। कुछ बच्चे क्ले को सिर्फ थपथपा रहे थे, जबकि कुछ उसे बारीकी से शेप्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्चे ने क्ले को बेलने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आप इसके एनालिसिस में क्या लिख सकते हैं? जो हमारे पास विश्लेषण था कि इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट हुई, वो कैसे हुई? बच्चे जब क्ले को दबाते, घुमाते और चुटकी से पकड़ते हैं तो उनकी उंगलियों की छोटी मांसपेशियों की कसरत होती है। ये राइटिंग लिखने की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके बाद है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। राहुल का क्ले के ढेर को पहाड़ और शेर का घर कहना दिखाता है कि उसकी सिंबॉलिक थिंकिंग विकसित हो रही है। बच्चे चीज़ों को कल्पना से जोड़ रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन, बच्चों का आपस में क्ले शेयर करना और एक दूसरे के काम की तरफ तारीफ या बुराई करना उनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। वो शेयरिंग और टर्न टेकिंग सीख रहे हैं। लैंग्वेज स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? बातचीत के दौरान बच्चे नए शब्द जैसे नरम, चिपकीला, गोल और रंगों के नाम का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने इससे क्या सीखा कि क्ले मॉडलिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये बच्चों को एक्सप्रेशन का मौका देता है। जो बच्चे बोल कर नहीं बता पाते वो मिट्टी से बनाकर दिखाते हैं। और क्या सीखा? कि मैंने सीखा कि ओपन एंडेड मटेरियल्स जिनसे कुछ भी बनाया जा सके बच्चों के दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, बजाय उन खिलौनों के जो सिर्फ एक ही काम करते हैं। अब स्टूडेंट की रिफ्लेक्शन क्या थी इसमें? कि एक ऑब्जर्वर के रूप में मैंने महसूस किया कि टीचर का बच्चों के बीच बैठकर उनसे सवाल पूछना, जैसे कि पहाड़ पर कौन रहेगा, बच्चों की सोच को विस्तार देता है। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि उन्हें काम को महत्व दिया जा रहा है। जैसे अब थोड़ी सी टिप्स हैं कि आप और क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि क्ले मॉडलिंग के दौरान बच्चों का जो शोर था वो थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन ये प्रोडक्टिव नॉइज़ था क्योंकि बच्चे काम में पूरी तरह डूबे हुए थे। ये लाइन दिखाएगी कि आपने क्लासरूम मैनेजमेंट को गहराई से समझा है। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि वीडियोस कितने मिनट्स की बनानी है। आप 5 मिनट की वीडियो को बना सकते हैं। ठीक है ना, 5 मिनट की आप
वीडियो जो है वो बना सकते हैं। पहले आपको क्या बोला जाता था कि जो वीडियो थी वो आपको यूट्यूब पर एक चैनल बना के अपलोड करनी होती थी, पर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती थी कि वो यूट्यूब का चैनल नहीं बना पाते थे। अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने यूट्यूब का चैनल बनाना ही नहीं है तो आप वीडियो बनाइए और उसको एक पेन ड्राइव में डाल के आप फाइल के साथ अच्छी तरह से किसी इनवेल्व में डाल के भेज सकते हैं। अब मैं कई स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दी हैं, मैं अभी एग्ज़ाम्स देने हैं पर अभी मैंने प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट नहीं किया है, क्या मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा? नहीं, आपका जो बाकी के कोर्सेज का रिज़ल्ट है वो आ जाता है। ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर जो है आप DECE 4 का प्रोजेक्ट जो है वो वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है इसको करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का समय जो है वो दिया जाता है। जो बच्चे जनवरी 2025 सेशन के हैं, अगर उन्होंने भी अभी तक कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं किसी भी कारण से, तो आप भी जो 30 मार्च 2026 आपकी सबमिशन डेट है आप उस दिन पर कर सकते हैं। पर सबमिशन करने से पहले है ना, आप एक बार ऑनलाइन चेक करते रहिए, नहीं तो आपकी जब भी मतलब 30 मार्च इज़ लास्ट डेट है ना सबमिशन की, तो उससे पहले जब भी आपकी असाइनमेंट्स बनती हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल जनवरी चल रहा है, आपने अपनी 2 असाइनमेंट्स जनवरी एंड में बना ली हैं, तो आप अपनी 2 असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर सारी बना ली हैं तो सारी कर लीजिए। कोशिश करिए कि आप 30 मार्च से पहले पहले अपनी सारी असाइनमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं, ठीक है, आपका सारा रिज़ल्ट आ गया है, पर आपने प्रोजेक्ट वर्क भी सबमिट किया था, तो आपका प्रोजेक्ट वर्क का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप जो इग्नो का मेन ब्रांच है आप वहाँ पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्यों अपडेट अभी तक नहीं हुआ है। कई बार ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियोस में स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं और आपको वो गलतियाँ कभी भी नहीं करनी है। जैसे कि आप वीडियो बना रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आप सेम डे ही स्कूल में जाते हैं, है ना, और एक ही दिन में आप 4 से 5 वीडियोस आपने बना लेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर, अगर आप इतने एक्टिव हैं तो एग्ज़ामिनर आपसे भी ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, आपसे मतलब वो इतना कंसर्न रहता है कि वो हर वीडियो को ध्यान से चेक करते हैं, उसको सुनते हैं कि वीडियो में आपने किस तरह से बात की। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि जब वीडियो बन रही है तो आपका ध्यान वीडियो की तरफ ही होता है, या पीछे से
जो भी कोई वीडियो बना रहा होता है वो आपको बता रहा होता है कि अब ये कर लो, आप अब ये चीज़ बोलो, बच्चों को ये बोलो, बच्चों को ऐसे करो, है ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है, तो पहले आप वहाँ पर जो आपके गाइड बने हैं आप उनसे डिस्कस कर लीजिए एक बार सारी बातें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी यूट्यूब के लिंक्स पर आप वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। उस केस में आप लोग क्या करते हो कि जो वीडियोस हैं, है ना, आप खुद की वीडियोस नहीं बना पाए, तो आप क्या करते हैं कि एग्जामिनर ने तो सिर्फ लिंक ही देखने होते हैं, है ना, कौन सी वीडियोस देखनी है आप ये समझते हैं। तो आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि जो वीडियोस हैं आप लोग कई बार क्या करते हैं कि किसी के चैनल से उठा उठा कर कभी कोई वीडियो डाल देते हैं, कभी कोई वीडियो डाल देते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी वीडियोस हैं उसमें आपका दिखना अनिवार्य है ना। आप जो हैं उसमें दिखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। बच्चे उसमें दिखने भी ज़रूरी हैं, पर बच्चों का फ्रंट फेस बिल्कुल भी नहीं उसमें दिखना चाहिए, और बच्चों की पूरी पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए। अब जैसे मैंने पहले भी बात की है इस बात के ऊपर कि अगर आपकी एक्टिविटी 25 से 30 मिनट की है, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हम 5 मिनट की एक्टिविटी को कैसे बनाएं। आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन बना लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी कि कैसे आपने बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस किया। आप उसमें अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर भी बताइए एक बार वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है। फिर आप बच्चों से बात करते हुए और थोड़ा सा मेन एक्टिविटी का आप दिखा दीजिए कि कैसे बच्चों की पार्टिसिपेशन रही, आपका क्या रोल रहा। उसके बाद एंड में आप एक रिकैप टाइप जैसे हम करते हैं रिवीजन के लिए, वैसे करते हुए आप दिखा सकते हैं। मैं आपको एक और एक्टिविटी का थोड़ा सा डिस्कस करके बताती हूँ। जैसे कि हम पार्क की सैर यानी कि नेचर वॉक और एक्सप्लोरेशन के बारे में क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि गोल क्या क्या है ना, क्या क्या लक्ष्य हैं। कॉग्निटिव गोल, बच्चों को उनके आसपास के वातावरण से परिचित कराना, जैसे कि पेड़ पौधे, चिड़िया, मिट्टी। सेंसरी गोल है एक प्रकृति की विभिन्न चीज़ों को छूकर और सुनकर महसूस करना, जैसे कि सूखे पत्ते की आवाज़ और फूल की खुशबू। फिजिकल गोल, खुली जगह पर चलने और ढूंढने से उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स का विकास होना। इसके बाद है कि कौन कौन सा मटेरियल हमें चाहिए होगा। सबसे पहले हम तैयारी करेंगे कि सबसे पहले स्कूल के पास वाले किसी सुरक्षित पार्क का चयन करना, ठीक है। फिर हर बच्चे के लिए एक छोटा यानी कि कलेक्शन बैग, जिसमें वो गिरी हुई चीज़ें इकट्ठा कर सकें, है ना। फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर हो तो, कंपलसरी नहीं है, कीड़े मकोड़े देखने के लिए। फिर पानी की बोतल और एक फर्स्ट एड किट सेफ्टी के लिए।
ठीक है जी। फिर हम एक्टिविटी का जो प्लानिंग पार्ट होगा उसको बताएंगे। अब एक्टिविटी प्लानिंग जो कि गतिविधि की योजना हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें आप टाइटल लिख सकते हैं कि प्रकृति की खोज, है ना, या पार्क में एक दिन। इस तरह से आप कोई अच्छा सा टाइटल भी लिख सकते हैं। जैसे पहले आप लिखिए, मैं बच्चों को एक लाइन में खड़ा करूंगी और उन्हें वॉकिंग सॉन्ग गाते हुए पार्क लेकर जाऊंगी। पार्क पहुंचकर मैं उन्हें घेरे में खड़ा करके कुछ नियम समझाऊंगी, जैसे किसी जिंदा फूल को नहीं तोड़ना है। मैं बच्चों से कहूँगी, चलो आज हम नेचर डिटेक्टिव बनते हैं। आपको ज़मीन पर गिरी हुई 3 अलग अलग चीज़ें ढूंढनी है। फिर बच्चों के साथ बातचीत करनी है। मैं पूछूंगी, सान्या देखो ये पत्ता कैसा है। तो फिर सान्या आगे से कोई आंसर देगी। फिर मैं राहुल को पूछूंगी, देखो मैंने एक सूखा पत्ता ढूंढा है, या कुरकुर बोल, है ना। इसी तरह से थोड़े से आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि आप बच्चों से क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछेंगे। आप इसमें जैसे शुरुआत में ये लिख सकते हैं ना कि आप एक्टिविटी की शुरुआत कैसे करेंगे ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, है ना। कुछ भी आप ऐसा थोड़ा सोच कर लिख सकते हैं। फिर जैसे कि मैं बच्चों को एक घेरे में बिठाऊंगी और उनसे सवाल पूछूंगी, बच्चों क्या आपने कभी पेड़ों को बातें करते सुना है, या चलो आज हम बाहर चलकर दोस्ती करते हैं। इस तरह से सवाल मैं बच्चों को पूछूंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबसे पहला जैसे आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट बनाकर, बच्चों को लाइन में लगाना और सुरक्षा के नियम समझाना। दूसरा पॉइंट, पार्क में पहुंचकर उन्हें नेचर डिटेक्टिव बनने को कहना। उन्हें निर्देश देना कि वो ज़मीन पर गिरी हुई 3 अलग चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। हर बच्चे के पास जाकर उनसे उनकी खोज पर बात करूंगी। अब इवैल्यूएशन प्लान हम कैसे बना सकते हैं। क्या बच्चा हरा और सूखा पत्ते में अंतर बता पा रहा है ना। एक और क्राइटेरिया है कि क्या वो नए शब्द जैसे खुरदुरा या नरम का प्रयोग कर रहा है। थर्ड क्राइटेरिया एक और है कि क्या वो बिना फूल तोड़े प्रकृति का सम्मान कर रहा है। फिर हम कंक्लूजन या क्लोजर कर सकते हैं एक्टिविटी का, जैसे कि सभी बच्चों को वापस स्कूल लेकर एक शेयरिंग सर्कल बनाएंगे। हर बच्चा अपने लिए अपनी लाई हुई चीज़ दिखाएगा और बताएगा कि उसे पार्क में सबसे अच्छा क्या लगा। फिर आप एंडिंग कर सकते हैं कि एक छोटा सा नेचर थैंक यू गाना गाकर एक्टिविटी को ख़त्म करें। प्लानिंग करते हुए हमें 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला है लैंग्वेज। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखें, जैसे मैं बच्चों को ले जाऊंगी, मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, प्लानिंग में हमेशा एक प्लान बी रखना, जैसे अगर बारिश हुई तो हम क्लासरूम में ही लाया हुआ सामान दिखाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों की भूमिका क्या रही ये भी ज़रूर लिखना है कि प्लानिंग ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें बच्चे
ज़्यादा काम कर रहे हों और आप सिर्फ उन्हें गाइड कर रही हों। अब हम एक बार रिपोर्ट को भी देख लेते हैं डिटेल में कि रिपोर्ट हम कैसे लिख सकते हैं इसी एक्टिविटी की। जैसे कि आप ये लिखिए सबसे पहले कि हमें कुल 1 घंटा और 15 मिनट का समय लगा। हम सुबह 9:15 बजे स्कूल से निकले। मैंने बच्चों को 2-2 की जोड़ी में खड़ा किया और सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा। हमने रास्ते में हम चले भाई हम चले गाना गाया, जिससे 10 मिनट का रास्ता बच्चों को बोझ नहीं लगा। ठीक है, अब वापसी के बारे में अगर आपने लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। सीक्वेंस को आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे एक्टिविटी आपने की है, मैं आपको सिर्फ एक टिप्स की तरह बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि हम 10:15 बजे पार्क से निकले और 10:30 तक स्कूल वापस पहुंच गए। वापस आते वक्त बच्चे थोड़े थके हुए थे पर बहुत खुश थे। ठीक है, बच्चों की पार्टिसिपेशन उसके बारे में लिखिए। बच्चों ने इस एक्टिविटी में 100% भागीदारी दिखाई। शुरुआत में 2 बच्चे मिट्टी से डर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे पत्थर और पत्ते चुन रहे हैं तो वो भी शामिल हो गए। बच्चे नेचर डिटेक्टिव बनने के रोल को बहुत गंभीरता से निभा रहे थे। वो हर छोटी चीज़, जैसे कि एक छोटी चींटी या एक चमकीला पत्थर ढूंढकर मेरे पास ला रहे थे। फिर बच्चों के साथ जो आपकी बातचीत हुई उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मैंने बच्चों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा ताकि वो सीखते रहें। मैंने पूछा, बच्चों देखो इस पेड़ की तना को छूकर ये कैसा लग रहा है। रोहन ने कहा, टीचर ये तो मेरे घर की दीवार जैसा खुरदरा खुरदुरा है। सान्या ने कहा, घास पर बैठते हुए, और ये घास तो मेरे तकिए जैसी मुलायम है। मैंने कहा, सही कहा। अब देखो ऊपर, क्या आपको चिड़िया का घोंसला दिख रहा है? बच्चे ने कहा, बच्चे सब ऊपर देखने लगे। हाँ, वो रहा वो रहा। ठीक है, फिर पार्क में बिताया गया जो समय था, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने वहाँ पर की वो भी आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं कि हमने पार्क में लगभग 45 मिनट बिताए। पहले 15 मिनट में आपने क्या किया? पार्क का निरीक्षण और कलेक्शन की एक्टिविटी की। अगले 20 मिनट में हमने क्या किया? मैंने बच्चों को घास पर बिठाकर उनकी लाई हुई चीज़ों को रंग और आकार पर बात की। फिर आखिरी के 10 मिनट में मैंने बच्चों को फ्री प्ले यानी कि खुला खेलने का मौका दिया, जहां वो थोड़ा झूले का आनंद भी ले रहे थे। फिर बच्चों ने क्या सीखा? उन्होंने खुरदुरा, मुलायम, सूखा और गीला जैसे शब्दों का प्रैक्टिकल प्रयोग किया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने से उनमें टीम वर्क और सेफ्टी रूल्स की समझ आई। उन्होंने जाना कि हर पेड़ के पत्ते अलग होते हैं और प्रकृति में कितने सारे रंग हैं। फिर आप एक कंक्लूजन टाइप लिख सकते हैं कि ये एक्टिविटी सिर्फ एक सैर नहीं थी, बल्कि एक मोबाइल क्लासरूम थी। मोबाइल मतलब जो मूवमेंट वाला क्लासरूम होता है। बच्चे क्लासरूम की 4 दीवारी से बाहर निकलकर ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे। मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता ये रही कि सभी बच्चे सुरक्षित वापस आए और उनके दिमाग में
प्रकृति के प्रति एक नई जिज्ञासा थी। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स के लिए सुझाव। जब आप रिपोर्ट लिखें तो कुछ रियल सिचुएशंस ज़रूर डालें, जैसे कि रास्ते में एक कुत्ता दिखा तो बच्चे थोड़ा डर गए, फिर मैंने उन्हें समझाया कि डरना नहीं चाहिए। ऐसी बातें रिपोर्ट को असली बनाती हैं। मैं अभी आपको ना एक एक्टिविटीज़ की लिस्ट देती हूँ जो कि आपको ये बताएगी कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो किस तरह की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। जैसे कि रंगों की पहचान, मतलब कि कलर सॉर्टिंग, उसमें बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, मतलब कि ज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास है कागज़ फाड़ना और चिपकाना, मतलब पेपर टेयरिंग और कोलाज। इसमें फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है। थर्ड है हमारी छोटी बड़ी वस्तुओं का अंतर यानी कि साइज सॉर्टिंग के बारे में आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसमें कॉग्निटिव और मैथ रेडीनेस के बारे में पता चलता है। कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग विद पपेट्स, इसमें लैंग्वेज यानी कि भाषाई विकास होता है। पार्क की सैर यानी कि नेचर वॉक, इसमें सेंसरी और फिजिकल डेवलपमेंट होती है। मिट्टी से खेलना या फिर क्ले मॉडलिंग की एक्टिविटी भी यहाँ पर आ सकती है। फाइन मोटर और क्रिएटिविटी जो है इसमें इस चीज़ की डेवलपमेंट होती है। गीली और सूखी रेत से खेलना यानी कि सैंड प्ले, इसमें बच्चों की सेंसरी मतलब स्पर्श वाली डेवलपमेंट होती है। मोती पिरोना, इसमें बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन की डेवलपमेंट होती है। शेप्स की पहचान, आकार की पहचान, कॉग्निटिव और प्री मैथ की डेवलपमेंट। संगीत और नृत्य, ग्रॉस मोटर और रिदम, चित्र देखकर कहानी बनाना, लैंग्वेज और इमेजिनेशन, पानी में डूबने और तैरने वाली वस्तुएं, साइंस और कॉग्निटिव, सतह की पहचान, सेंसरी मतलब टच, अभिनय, रोल प्ले, डॉक्टर या टीचर का, सोशल और इमोशनल, उंगलियों से चित्र बनाना मतलब फिंगर पेंटिंग करना, क्रिएटिव और फाइन मोटर, रोशनी और परछाई का खेल, लाइट एंड शेडो का खेल, साइंस और ऑब्जर्वेशन, सब्जियों के ठप्पे लगाना यानी कि क्रिएटिव आर्ट, वेजिटेबल प्रिंटिंग की एक्टिविटी, पजल्स जोड़ना, सिंपल जिक्सॉ पजल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फूलों और फल की खुशबू पहचानना, सेंसरी स्मेल, ऑब्स्टेकल कोर्स, बाधाओं को पार करना, ग्रॉस मोटर यानी कि फिजिकल, अपने बारे में बताना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस, बारी बारी खेलना यानी कि टर्न टेकिंग गेम्स, सोशल और मोरल, बिना देखे वस्तु पहचानना, मिस्ट्री बॉक्स, सेंसरी और कॉग्निटिव, कागज़ की कश्ती और हवाई जहाज़ बनाना, फाइन मोटर और लॉजिक, गिनती सीखना, काउंटिंग विद रियल ऑब्जेक्ट्स, प्री मैथ स्किल्स, पेड़ों को पानी देना, इमोशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवाज़ों को पहचानना, साउंड रिकॉग्निशन, सेंसरी और ऑडिटरी, कपड़े सूखने वाली चुटकियों का खेल, फाइन मोटर स्किल्स, समूह में गाना, ग्रुप सिंगिंग, सोशल और लैंग्वेज, मेरा घर, ड्राइंग और चर्चा, इमोशनल और क्रिएटिव। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके मैनुअल में, जो फेज़ 2 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है कि आप किस किस डेवलपमेंट से रिलेटेड या आप कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है एक्टिविटी जो है DECE 4 में बच्चों के साथ कर सकते हैं। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम एक्टिविटी को जब करेंगे
तब कौन सी डेवलपमेंट बच्चों के साथ होगी, है ना। इसके लिए आप DECE 1 का मैनुअल एक बार देख सकते हैं। पर जब आप बच्चों के साथ एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको अपने आप से ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की डेवलपमेंट बच्चों की हो रही है। देखिए, आप हॉलिस्टिक अप्रोच की डेवलपमेंट्स जो हैं, ठीक है, आप उसको अपने पास रखिए, ठीक है। फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो इतना मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। सिर्फ ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आप किसी अच्छे प्री स्कूल को चुनिए और उसमें आप काम कर सकते हैं। अच्छा काम किया होगा तो इवेल्युएटर आपको अच्छे मार्क्स देगा। आपका जो काम है वो कभी भी कॉपी मत कीजिएगा, ओरिजिनल रखिएगा, क्योंकि अगर आप कॉपी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अगर यूट्यूब से रिलेटेड, मतलब वीडियो से रिलेटेड, या और कोई एक्टिविटी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि किस एक्टिविटी को कैसे लिखना चाहिए, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं हमारी वीडियोस में, कि हमारी ये जो क्लासेस हैं आप उसकी वीडियोस भी बाद में सुन सकते हैं, वो यूट्यूब पर सेव हो जाती हैं फिर बाद में, है ना। तो कि क्या क्या जो थी एक्टिविटीज़, आपको किस तरह से कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखना है आपको काम को करते हुए कि कैसे आपने बच्चों के साथ काम करना है। ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है ये असाइनमेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट वर्क को एक असाइनमेंट की तरह लेते हैं और ऐसे ही असाइनमेंट को लिखकर भेज देते हैं। पहले तो आपको मैनुअल की गाइडलाइंस देखनी है कि फेज़ 1 को कैसे लिखना है, फेज़ 2 को कैसे लिखना है और फेज़ 3 को क्या लिखना है, इसमें क्या क्या लिखना है, वो सब कुछ इसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है। फिर कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जो एक्टिविटी प्लान है और एक्टिविटी रिपोर्ट उसको सिर्फ 2 या 3 लाइनों में लिख देते हैं या 4 से 5 लाइनों में लिख देते हैं, पर आप उसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो आपको उसकी लिखनी चाहिए कि कैसे बच्चों के साथ आपने काम करना है, करेंगे आप, और कैसे आप बच्चों के साथ काम कर चुके हैं। बार बार मैं एक ही बात आपको बता रही हूँ कि जो एक्टिविटी प्लान है वो फ्यूचर टेंस में जाएगी और जो एक्टिविटी रिपोर्ट है आपकी वो आपकी पास्ट टेंस में जाएगी, क्योंकि जो प्लानिंग होती है वो हम भी कर रहे होते हैं ना कि हम ये काम करेंगे, है ना, हम सोच रहे हैं। जो रिपोर्ट होती है वो हम तब लिखते हैं जब हम बच्चों के साथ काम कर चुके होते हैं। कई स्टूडेंट्स वीडियोस बनाते हुए क्या गलती करते हैं कि वो ना अपना फेस तो दिखाते नहीं, अपनी सिर्फ आवाज़ होती है और बच्चों का फेस दिखाते हैं। वीडियोस बनाने से पहले परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो एक्टिविटीज़ की तो बात अलग रही, ठीक है, पर साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने लैंग्वेज अच्छी यूज़ करनी है, बच्चों के साथ अच्छा
व्यवहार रखना है। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू डियर लर्नर्स।